मनोजातीय विकास की अवस्था हम समझेंगे। फ्रॉइड नाम के मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है। मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जो अवस्थाएं है ये मनोजातीय विकास की अवस्था ही है। उसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉइड विकास की जिन अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, दूसरे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि वो जातीय प्रवृत्तियों पर आधारित है, किंतु ऐसा नहीं है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति अपने शरीर के अवयवों के द्वारा वो होने वाली जो प्रवृत्ति है उससे आनंद प्राप्त करता है। ये व्यक्ति के विकास की अवस्था है वो दर्शाते हैं। सबसे पहले मुख अवस्था में 1.5 से 2 वर्ष के समय काल के दौरान उसकी जो बालक होता है उसकी वो फ्रॉइड ऐसा मानते हैं कि उसकी काम शक्ति उसके मुंह में से केंद्रित होती है और उससे वो अवस्था मुख्य केंद्रीय अवस्था कहते हैं। होठ और जीभ के द्वारा वो होने वाली उत्तेजना से वो सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसके हाथ में कोई भी वस्तु आए तो वो तुरंत उसके अपने मुंह में अंदर डालता है। इसी प्रकार की जो ये अवस्था है उसमें वो सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे बालक इस अवस्था में खाने जैसी प्रत्येक वस्तु को मुंह में रखने का प्रयत्न करता है और साथ साथ में वो उससे आनंद प्राप्त करता है। अंगूठा मुंह में रखता है, कोई खिलौना दिया जाए तो वो भी मुंह में रखता है। धीरे धीरे उस पर अंकुश लाना पड़ता है माता पिता को और उससे छुटकारा देना पड़ता है और धीरे धीरे वो बंद कर देता है। ऐसी आदत शीघ्रता से जाती नहीं है। ज़्यादातर बालकों को अंगूठा मुंह में रखने की जो आदत होती है वो जल्दी से छूटती नहीं है। तो ये कोशिश करनी पड़ती है, माता पिता को अंकुश लगाना पड़ता है। यानी कि जो ज़्यादातर बच्चे अंगूठा मुंह में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, माता पिता उस पर कड़वे लीमड़े का या ऐसा कोई पदार्थ लगा देते हैं जिससे वो बाद में वो उससे दूर हो जाए। ये सब कहते हैं कि मुंह में पेन या पेंसिल बच्चे डालते हैं, पेन का ढक्कन तोड़ देते हैं, तो ऐसे चिंगम चबाना, बड़े होकर पान मसाला खाते रहना, कई धूम्रपान करने वाले मुंह में खाली पाइप डालकर बैठे रहते हैं, तो ऐसे मुंह में उनको ये आनंद मिलता है, इसीलिए वो मुख केंद्रीय अवस्था कहते हैं। दूसरी है गुदा केंद्रीय अवस्था। फ्रॉइड के मत अनुसार ये दूसरे तीसरे वर्ष के दौरान विकसित होती है। लिबिडो के नाम से दर्शाया जाता है। मलमूत्र विसर्जन की जो वो क्रिया है वो बालक करता है, उससे आनंद लगता है उसको और उससे उत्तेजना, बार बार ऐसी प्रवृत्ति करने का वो प्रयत्न करता है और उसको अंकुश में लाना आवश्यक होता है। तो बड़ों माता पिता जो होता है उनकी बहुत कठोरतापूर्वक उसको अंकुश में लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे उसकी आदत को छुड़वाना पड़ता है, तो नियंत्रण लगाना है। आगे का है शिश्न केंद्रीय अवस्था। शिश्न केंद्रीय अवस्था यानी जातीय अंगों का उपांगों का उसको उत्तेजित होते हैं और मलमूत्र विसर्जन करने की क्रिया केंद्रित होती है बालक की, और बालक का ध्यान ऐसी क्रियाओं पर ज़्यादा जाता है और उत्तेजित होकर उत्तेजना का केंद्र बनते हैं। ये विकास का जो ये अवस्था जातीय अंगों की विकास की अवस्था है। बालक अपने जातीय अंगों के बारे में बार बार वो स्पष्ट करता है और स्वयं ही वो उत्तेजित होता है। इस दौरान वो चौथे व 5वें वर्ष के वो ये अवस्था पाई जाती है और विजातीय व्यक्तियों का सहवास प्राप्त नहीं होता है और ऐसे सहवास से संबंधित वो समझ भी नहीं होती है, इसलिए स्वयं ही इस प्रकार का आनंद प्राप्त करने का वो प्रयत्न करता है। सुप्त अवस्था, इस अवस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र में पाई जाती है। तो इस अवस्था में को काम शक्ति के विकास का विराम अवस्था के रूप में कहते हैं। बालक की शारीरिक प्रवृत्तियों में आनंद प्राप्त करने के बजाय बौद्धिक प्रवृत्तियों की ओर वो बढ़ता है और समवयस्कों बालकों के साथ हिल मिलकर वो आनंद रहना पसंद करता है और साथ में रहकर अपने अधिकार और कर्तव्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार यह अवस्था बालक के बौद्धिक सामाजिक संबंध में दोनों में वो गति प्रदान करती है और समायोजित विकास के लिए इन प्रकारों का विकास होना आवश्यक है। तो फ्रॉइड के मत अनुसार ये सभी लक्षण सजातीय आकर्षण बालक में इस अवस्था में विजातीय बालकों के साथ खेलने के बदले ये सुप्त अवस्था में सजातीय आकर्षण में यानी कि पसंद पड़ता है। सजातीय लड़के और लड़कियों अपने अलग समूहों में साथ में रहना पसंद करता है। तो लड़की होती है वो लड़कियों के साथ और लड़के होते हैं वो लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं। और फ्रॉइड और बताते हैं कि इस अवस्था में बनने वाले संबंध यदि विकृत रूप धारण कर ले तो उसमें सजातीयता की विकृति उत्पन्न होती है। यानी ये छोटी उम्र में सजातीय यानी कि ज़्यादा विकृति में कभी कभी वो स्वरूप धारण करती है और समायोजन में बड़ी मुश्किल उत्पन्न होती है। प्रोक्त शिश्न केंद्रीय अवस्था ये अंतिम अवस्था है और तरुण अवस्था से प्रारंभ होती है। लड़के और लड़कियां यह अवस्था के समय प्रारंभ नहीं होती है। लड़के इस अवस्था में अलग अलग 13-14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं और जबकि लड़कियां इस अवस्था में लगभग 12-13 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती है।
तो 13-14 में लड़के और लड़कियां 12-13 में, यानी कि 1-2 साल लड़कियों आगे है। वो विजातीय व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है, आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। साथ रहना, मित्रता करना, घूमना फिरना आदि उनको विजातीय व्यक्ति के साथ पसंद रहता है। मित्रता करनी, विवाह में धीरे धीरे मित्रता करने के बाद विवाह में परिवर्तित होना, तो ये जातीय अवयवों को संतुष्ट करने के लिए विवाह समाज का एक स्वीकृत स्वरूप है। इस अवस्था में जो व्यक्ति विजातीय व्यक्ति के साथ सरल और सहजता से ही मिल जाता है तो उस व्यक्ति का सहज रूप से सामाजिक विकास होता है। इस अवस्था में विजातीय व्यक्ति का स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हमेशा विजातीय व्यक्ति की उपस्थिति उसे घबराहट का अनुभव कराती है। आगे का पॉइंट है एरिक्सन का जीवन विकास का सिद्धांत। एरिक्सन नाम के मनोवैज्ञानिक ने जीवन विकास का सिद्धांत दिया। इन विचारों पर आधारित है उन्होंने जातीय की अपेक्षा व्यक्ति के समाज के बीच के जो आंतरक्रिया होती है उसको उन्होंने महत्व दिया। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया समग्र जीवन काल दौरान होती रहती है। तो एरिक्सन बताते हैं कि जीवन काल में 8 विभागों में उन्होंने बांटा है। तो आवश्यकताओं किस प्रकार व्यक्ति संतुष्ट करता है और ये आवश्यकताओं के संबंध में कितनी चुनौतियाँ झेलता है, उचित ढंग से उसका उपाय होता है। जितनी मात्रा में व्यक्ति चुनौतियाँ से हल कर सकता है उतनी मात्रा में व्यक्ति का विकास स्वस्थ रूप से हो सकता है। इस संपूर्ण मुद्दे को समझने के लिए उसको जीवन विकास की अलग अलग जो श्रेणी है उसमें जो विभाजित किया है वो समझना आवश्यक है। तो यह आपको दर्शाया है विश्वास विरुद्ध अविश्वास। तो वो विश्वास विरुद्ध अविश्वास मीन्स कि बालक अपने जीवन में प्रथम वर्ष में विश्वास और अविश्वास की भावना नाजुक स्थिति में अनुभव करता है। सामान्य रूप से विश्वास की भावना में विकास सुख चैन की भावना होती है और कम भय की भावना का आधारित होता है। यदि माता पिता बालक की आवश्यकता के प्रति सजग है तो ऐसे बालक में विश्वास भावना अच्छी तरह से विकसित होती है। और माता पिता सजग नहीं है, प्रतिभाव और निकटता विश्वास के भाव में वृद्धि करता है। माता पिता के प्रतिभाव कैसे है बालक के प्रति, वो विश्वास दिलाते हैं। इसके कारण बालक में दुनिया बहुत सुंदर है और शांति से जीने लायक है, ऐसी अपेक्षा उसके अंदर जागृत होती है। इसके बाद आता है स्वायत्तता विरुद्ध शर्म और शंका। स्वायत्तता यानी संकल्पना शक्ति, स्वतंत्रता की भावना अनुभव करता है और अपने आप ध्यान रखना सीखता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता की भावना का विकसित होना है तो वो उससे प्रारंभ होती है उसकी भावना स्वतंत्रता की। बालक की खूब रोका जाए और उसे कठोर दंड दिया जाए तो लगातार उसे तनाव में रखने पाए जाए तो ऐसे बालक शर्मीले, संकोची, शंकाशील ऐसे बन जाते हैं और वो ऐसी संभावना है कि वो खुलकर बात कर सकते नहीं। और समझदारी पूर्वक रक्षण का इस प्रकार देना चाहिए जिससे शिशु का विकास रुक न जाए। पहल विरुद्ध दोष भावना। तीसरे स्तर में शिशु बाल मंदिर में जाने लगे तब परिवार के संकीर्ण वातावरण में से बाहर निकलकर वो परिवार से बाहर जाता है तो उसके विशाल वातावरण मिलता है और उसके साथ चुनौती सामने खड़ी होती है। बाल मंदिर में जाने पर अपनी वाटर बैग संभालना है, उसकी नोटबुक संभालना है, पेन संभालना है, पेंसिल संभालना है और खुद के आसपास का माहौल उस सब में उसे बालक को लड़ाई उनका सामना करना होता है और व्यक्तित्व में चपलता, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार स्थापित होता है। धीरे धीरे वो सीखता है और जवाबदारी की खुद की जवाबदारी क्या है वो उसको अपनी चीज़ों वस्तुओं को संभालना सीखता है। तो ये पहली पहल होती है। कभी कभी माता पिता को उसके प्रवृत्तियों के विक्षेप किए जाए बिना उनका निरीक्षण करना चाहिए और उसको विक्षेप करेंगे तो दोष की भावना उसमें उत्पन्न होती है। उद्यमशील विरुद्ध लघुता इस प्राथमिक विद्यालय के समय में आती है और इस समय बालक का नया ज्ञान प्राप्त करना होता है, बौद्धिक शक्तियों प्राप्त करनी होती है। यदि बालक अपेक्षा अनुसार, क्षमता अनुसार परिणाम प्राप्त न करे तो लघुता ग्रंथि आती है और समय के साथ दौरान शिक्षक की भूमिका अत्यंत उम्दा होती है कि बालक थोड़ा कमज़ोर हो तो शिक्षक उसे अच्छे से समझाए और समझकर उसके साथ व्यवहार करे तो वो अच्छे से आगे निकल जाता है। ये शिक्षक वह स्वयं सक्षम है और ऐसी भावना शिक्षक को बालक में जागरूक करनी होती है। स्वयं परिचित विरुद्ध भूमिका संबंधित समझ उलझने की ये स्थिति तरुण आयु की मुग्धावस्था में प्रवेश की जाती है। समय के में उसके अलावा व्यक्ति में पहचान जैसे कि उसमें बनाने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, जीवन किस तरह से बनाना चाहिए, सभी प्रश्नों को उपस्थित होते हैं तो वो माता पिता का मार्गदर्शन उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता स्वस्थ और अनुभवी व्यक्ति होने से मुग्धावस्था में अलग अलग भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाने की उसको
मार्गदर्शन देते हैं और दिशा निर्देश करते हैं। तो ये संतान कम उलझ और महसूस करे तो उचित मार्ग पसंद करे। यदि ऐसा न हो तो बालक असफलता का परिभोग बनता है और उलझन उसको पैदा होती है और अनिर्णित और स्वभाव वाला बन जाता है, निर्णय ले सकता नहीं है। साथ साथ में आत्मीयता विरुद्ध एकांकी पर जीवन की अवस्थाओं में अलग अलग व्यक्तियों के साथ अंतक्रिया से व्यक्ति आत्मीयता की भावना और एकांकीपन की भावना के बीच में संघर्ष महसूस करता है। यानी कि युवक अपने परिवार के अलावा बाहर जो आत्मीय संबंध विकसित करने की कोशिश करता है और स्वस्थ संबंध संभालता है, लेकिन इन प्रयत्नों में उसे असफलता प्राप्त हो तो वो क्या करता है, उसकी एकांकीपन की भावना उत्पन्न होती है। उत्पादकता विरुद्ध उसमें आती है निष्क्रियता। मध्य आयु पर व्यक्ति व्यवसाय में स्थिर होने की कोशिश करता है। जवानों और समवयस्कों के साथ स्थिर संबंध विकसित करके उद्देश्य जीवन पूर्ण उससे ऐसी कोशिश करता है, लेकिन अगर इन प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है तो वो स्थगितता महसूस करते हुए असफलता की ओर मुड़ जाता है। लास्ट 8वां पॉइंट है सुग्रथितता विरुद्ध हताशा। जीवन के अंतिम अवस्था में व्यक्ति प्रवृत्ति से निवृत्ति होकर स्वयं को जो जीवन पथ बनाया है उसका लेखा जोखा हिसाब किताब करता है कि प्राप्त की गई सफलता असफलता के अलावा अधिक हो तो गुजारी गई जिंदगी के प्रति संतोष और उद्देश्य प्राप्ति की भावना होती है। यदि असफलता हो तो पहलू अधिक हो तो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है, नकारात्मक भावना महसूस करता है और उसके मन में विषाद और हताशा महसूस होती है। तो ये चुनौतियाँ है और उसका हल किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा दो प्रकार के भाव उत्पन्न करती है, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन अगर चुनौतियों का सामना स्वस्थता से किया जाए तो सकारात्मक भावना अधिपत्य रहता है। व्यक्ति अपने जीवन का विकास अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये हुआ आपका यह वृद्धि और विकास वाला चैप्टर पूरा। आगे का पॉइंट है, अगला चैप्टर है व्यवहार के जैविक आधार, वो अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी। गुड बाय बच्चों।